हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो चलते हैं अपने अगले अध्याय पर और इसमें हम देखेंगे कि जो 600 बीसी से 600 ईस्वी तक के जो सामाजिक परिवर्तन हुए, जो चीज़ें उसमें क्या-क्या मैंडेटरी थी और सारी चीज़ें उसमें विवाह, परिवार, संरचनाएँ, जाति प्रथा ये सारी चीज़ें उसमें उल्लिखित हैं। तो हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें किस हिसाब से परिवर्तित होती हैं। सोसाइटी में कैसे-कैसे चेंज आते हैं, ठीक है? और क्यों सोसाइटी में इतने ज़्यादा चेंजेज़ हुए? पहले तो मतलब चीज़ें इतनी थी कि एक समान रूप से वो चीज़ें वितरित थी। जैसे हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में दे मतलब देखते हैं कि समाज असमानताओं के रूप में विकसित हो गया। जिनके पास जैसे मान लीजिए इनके पास ज़्यादा धन है, इनके पास कम है। तो ये वाला जो था इंसान, ये ज़्यादा कृषि भी करके ये ऊपर हो गया और जिनके पास था नहीं, वो बेचारे और नीचे होते चले गए, ठीक है? तो आज हम चलते हैं, देखेंगे इसमें क्या चीज़ें कैसी हैं, ठीक है? ओके, इसमें है कि बंधुत्व, जात और वर्ग, ठीक है? जाति, वर्ग और बंधुत्व सारी चीज़ें में दी हुई हैं। देखेंगे कि इसमें लिखा है 600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, ठीक है? 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो हम देखते हैं कि समाज में चेंज क्यों हुआ? समाज में मतलब इसमें दिया हुआ कि मतलब सोसाइटी में परिवर्तन क्यों हुआ? तो हम देखते हैं मतलब समाज में चेंज क्या है? मतलब चेंज क्यों हुआ? ठीक है? कुछ पॉइंट इसके हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट हैं। ये पहला पॉइंट है कि जब हमारा मतलब लोहे की खोज हुई, मतलब सारी चीज़ें उसमें मिलने शुरू हुई, कृषि का विकास होने लगा, तो वहाँ पर आर्थिक एवं राजनीतिक जो जीवन था, वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील हो गया। तो इससे समाज में देखो, सामाजिक और आर्थिक जीवन किसका मतलब परिवर्तनशील होगा? जो समाज में होंगे उन्हीं का तो होगा। जैसे आर्थिक भागीदारी कौन करेगा? समाज में रहने वाले लोग। राजनीतिक भागीदारी कौन करेगा? समाज में रहने वाले लोग। अर्थात जिनके लिए सामाजिक आर्थिक जीवन परिवर्तित अर्थात हम पिछले वाले चैप्टर में देखे थे कि चोल, चेर, पांड्य, शक, सातवाहन, कुषाण, पल्लव ये सारी चीज़ें मतलब एक अस्थायी जीवन को प्राप्त करना चाहते, अस्थायी साम्राज्य था। अस्थायी इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। वहाँ के समाज, वहाँ की सोसाइटी अस्थायी हो गई। वहाँ चेंजेज आने से शुरू हो गए। हमने वहाँ पर देखा व्यापारीगण आदि सारी चीज़ें, किसान वर्ग चीज़ें वहाँ पर मिलनी शुरू हुई। देखते हैं तो इसमें क्या हुआ कि लोगों की आर्थिक एवं राजनीतिक जो जीवन था राजनीतिक जो जीवन था परिवर्तित होने लगा, ठीक है? परिवर्तित होने से समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया, ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा है कि जैसे ही कृषि उपज में वृद्धि होना शुरू हुई, उपज में वृद्धि हुई, तो जिसके पास ज़्यादा खेती थी जिसके पास ज़्यादा खेती थी वो ज़्यादा अमीर होने लगे, अमीर हो गए, ठीक है? और जो भूमिहीन थे उनके पास तो भाई कुछ था ही नहीं, ठीक? देखते हैं वो जिनके पास भूमि कम थी वो इनके ऊपर निर्भर होते चले गए, ठीक है? और एक है कि जीवन शैली में परिवर्तन होना शुरू हो गया, अर्थात लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू हो गई इनकी। क्यों? क्योंकि भाई समाज स्थापित होने लगा, व्यापार होने लगे, वाणिज्य होने लगे। हर चीज़ें अर्थात खान-पान, रहन-सहन और सारी चीज़ें उनकी चेंज हो गई।
अर्थात उनकी जीवन शैली चेंज होने से समाज में लोग भी चेंज होने लगे। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। आगे में है कि जो संपत्ति का असमान वितरण था। ठीक है, एक मिनट। संपत्ति के असमान वितरण से समाज में असमानता विद्यमान हो गई। ठीक ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे। इसमें एक चीज दी हुई है कि ये हो गया इसका। ठीक, मतलब इसमें समाज में परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों ये सारी अर्थात आज भी हम देखते हैं कि कोई समाज क्यों परिवर्तनशील होता है। भाई आज का समाज भी तो परिवर्तनशील होता है, आखिर वो क्यों होता है परिवर्तनशील। चलिए हम देखते हैं। एक चीज है कि उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए एक विशाल महाकाव्य पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और इसके हम देखते हैं कि इसमें देखिए महाभारत है, महाभारत इसमें देख लो, तो इसमें 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक है, 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। इसमें 2 परिवारों के बीच का युद्ध का वर्णन है और इसका मतलब समालोचनात्मक संस्करण बनाने के लिए क्या था कि 1919 में एक अधिकारी थे, उनका मतलब था नाम क्या, वीएस सुकथांकर ने आदि विद्वानों के साथ मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक परीक्षण किया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें। और इसकी रचना जो थी वो 1000 साल पहले से होना शुरू हुई। ठीक, ओके, चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं, और तो नहीं इम्पोर्टेंट है। आगे में है कि बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। अच्छा, एक बात है कि फैमिली क्या होती है, व्हाट इज ए फैमिली, परिवार किसे कहते हैं। देखिए परिवार एक जो फैमिली होती है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, वो मूलभूत इकाई होती है जिसमें एक या दो से अधिक लोग होकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। उसमें दाम्पत्य जीवन के साथ साथ विवाह, रक्त संबंध, नातेदारी आज सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। और फैमिली में जितने लोग होते हैं वो आपस में मिल बांट की चीज़ें, शेयर एंड केयर वाली चीज़ें उनके साथ होती हैं। भोजन हो गई, और हाँ, परिवार में रहने वाले ही लोग मतलब रहन सहन मतलब उनके खान पान भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कुछ चीज़ें पसंद है, कि किसी को और चीज़ें पसंद है, किसी को कुछ पहनना पसंद है, किसी के और चीज़ें पहनना पसंद होगी, लेकिन उनके रहन सहन, देखभाल सारी चीज़ें एक समान के रूप में मिलती हैं। और जो भी मतलब अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, वे एक साथ में भाग लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त से परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, और जाति को बांधवों के बड़े समूह के लिए किया जाता है। देखिए जो फैमिली होती है उसका कुल एक ही होता है। कुल अर्थात मतलब किस कुल में जन्म, अर्थात किस फैमिली में जन्म लिया उसको कुल के आधार पर रखा जाता है। और इनकी जो मतलब फैमिली होती है वो बहुत सारे कुलों से मिलकर एक जाति का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि के खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते। जैसा हम देखते हैं कि
मतलब हिंदू जो समाज है इसमें खून का रिश्ता ये माना जाता है और इसमें खून का रिश्ता नहीं माना जाता, अर्थात मुस्लिम समाज में खून का रिश्ता नहीं माना जाता है। तभी तो ये एक दूसरे से शादी वादी करते हैं, मतलब उनकी चीज़ें, उनके जो परंपराएं हों वो उनकी मान्यताएं हैं। और जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय, कोई अलग अलग मान्यताएं होती है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, शादी विवाह अलग अलग मान्यताएं होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे चीज़ें क्या है। और इसमें आगे आएगा शब्द कि पितृवंशी और मातृवंशी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, पितृवंशी के रूप में हम देखते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वह पिता के नाम से जानी जाएगी, अर्थात उनके जो वंशज होंगे वो पिता के नाम से जाने जाएंगे। और जो मातृवंशी होता है वो आने वाली पीढ़ी माता की परंपरा से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए लिखा है, पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। ठीक है, मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों में है। इसको हम आगे देखेंगे, आने वाले सीरीज में हम देखेंगे, हम जब आपको पढ़ाएंगे ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, अभी चीज़ें और आने वाली, बहुत शानदार शानदार चीज़ें आने वाली हैं आपके साथ, बहुत ही अच्छी चीज़ें। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। यहाँ देखते हैं कि विवाह के नियम। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे विवाह के प्रकार। ओके, देखिए इसमें लिखा है, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पुत्रियों को तो आज भी दूसरे का धन माना जाता है, अर्थात वो दूसरे के घर जाने के लिए ही जन्म लेती हैं, ऐसा हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। ठीक है, कि ये तो दूसरे की संपदा होती हैं और ये तो शादी विवाह होने के बाद ये दूसरे के घर चली जाएंगी। ठीक है, और आज भी हमारे समाज में ऐसा प्रचलन है कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो पिता के लिए कन्या दान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है चीज़ें। पैतृक संसाधनों पर उनको कोई अधिकार नहीं था, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। ठीक, इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। देखते हैं कि, और चलिए ठीक है, यहाँ लिखा है कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। आज भी ऐसा होता है, आज भी चीज़ें यही है कि, चलिए विवाह के प्रकार। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह को करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। ये हमें देखने को मिलता है महाभारत में। ठीक, जो पांडवों की पत्नी थी, ये कौन थी आप कमेंट बॉक्स में बताना, कौन थे कभी। तो ये बहुपति प्रथा के रूप में उस टाइम प्रचलित थे। ठीक है, चलते हैं आगे की चीज़ों में, देखते हैं क्या था।
हाँ, इसमें है कि विवाह के 8 प्रकार देखते हैं। विवाह के 8 प्रकार। एक मिनट। ठीक, देखते हैं यहाँ पे कि विवाह के 8 प्रकार। ये उनके हिसाब से बनाए गए थे कि मनुस्मृति मनुस्मृति में जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ उसके हिसाब से, धर्म ग्रंथ के अनुसार विवाह को 8 प्रकार के रूप में माना गया। ठीक है, पहला क्या था? पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह तो इसका था आपसी सहमति के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर श्रेष्ठ वर वधू का मतलब आपसी सहमति के आधार पर वर वधू का चयन। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका दैव विवाह। ठीक है, दैव विवाह। ओके, इसमें क्या है कि जब यज्ञ होता, देखिए इसमें यह था कि जब यज्ञ होता था, यज्ञ जब होता था उसके बदले में जो ऋषि मुनिया जो आते थे उनको पिता जो होता था वो अपनी वो कन्या उनको दान में देता था, जिसे दैव विवाह के रूप में जाते हैं। ठीक है, तीसरा हम आता है आर्ष विवाह। ठीक, तीसरा। चौथा है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, इसके बारे में ये है कि आर्ष विवाह में जो होता था, जो वर होता था वह एक या दो गाय बैल को मतलब स्त्री के पिता को देता था, उसके बदले में स्त्री उसे मिलती थी। इसे बोलते हैं आर्ष विवाह। ठीक है, प्रजापत्य विवाह ये बोला जाता है कि पिता द्वारा जो कन्यादान होता था वो इसमें था कि वो पिता बोलता था मतलब वर और वधू से कि तुम दोनों गृहस्थ धर्म का पालन करो, अर्थात तुम दोनों आपसी सामंजस्य के साथ चीज़ें आसानी से ले चलो। ये देखिए, ये जो चारों विवाह थे ये उच्च कोटि के विवाह माने जाते थे। उच्च कोटि के विवाह माने जाते थे। ठीक है, इसे अच्छा विवाह माना गया। और ये पांचवा क्या है? असुर विवाह। क्या है? असुर विवाह। छठवां क्या है? गंधर्व विवाह। ठीक है, सातवां क्या है? राक्षस विवाह। और आठवां क्या है? पैशाच विवाह। पैशाच विवाह। ठीक है, चलिए देखते हैं असुर विवाह क्या होता था। असुर विवाह में ये होता था, जो वर होता था वह जो क्या कहते हैं कन्या होती थी उसके वो परिवार जन को और कन्या को धन देकर स्त्री प्राप्त करता था। ठीक है, और
गंधर्व विवाह में इसे आज का लव मैरिज बोला जाता है, लव मैरिज बोला जाता है। ठीक है, जो इसमें था कि आपसी वर वधु आपसी सामंजस्य से अपने संयोग वो करते हैं, और इसका जो लेखना है ये काम के प्रति आकर्षण होता है, इसको ये मानते हैं। ये काम मतलब काम, ठीक है। और राक्षस विवाह में होता था एक, क्या कहते हैं, कन्या का हरण करके, कन्या का हरण करके उससे विवाह करना। ठीक, सॉरी। पैशाच विवाह में होता था कि सोई हुई स्त्री या नशीली स्त्री या असहाय स्त्री के साथ जबरदस्ती विवाह करना। ठीक है, तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। देखेंगे आगे और चीज़ें क्या होती हैं, कि मतलब मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक चीज़ें, जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इसमें से कौन सा विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, डन, बेस्ट ऑफ लक।